दिलेर यादव को क्या पता था कि उसके सामने बैठी गरीब कपड़ों में लिपटी वह औरत, जिसे वो अनपढ़ समझ रहा था, असल में डीएम रूपा तिवारी है और आज उसकी करोड़ों की चोरी का खेल खत्म होने वाला है। स्टोरी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, तो वीडियो से चिपके रहो और वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि बाद में लाइक करना भूल जाओगे। गर्मी की दोपहर में पंचायत भवन के बड़े हॉल में सफेद खादी के कुर्ते और गमछे से लदे हुए नेताओं की भीड़ जमा थी। दिलेर यादव अपनी मोटी तोंद को ठोंकते हुए मुख्य कुर्सी पर विराजमान था। उसके चारों तरफ किशन यादव, दिनेश यादव और अन्य स्थानीय नेता अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। हर कोई अपने सफेद कपड़ों में इतराता हुआ नजर आ रहा था, जैसे उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल की हो। लेकिन इस चमकदार सभा के बीचों बीच एक अजीब सा दृश्य था। एक लड़की जिसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गरीबी की छाप स्पष्ट दिख रही थी। वह चुपचाप बैठी थी, मानो किसी गहरे सोच में डूबी हो। नेताओं को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उनके बीच बैठी यह साधारण सी दिखने वाली लड़की असल में जिले की सबसे शक्तिशाली अधिकारी डीएम रूपा तिवारी है, जो आज एक खास मिशन पर यहाँ आई है। रूपा तिवारी ने अपना यह छद्म रूप बहुत सोच समझकर अपनाया था। पिछले महीने उसे कई शिकायतें मिली थीं कि इस पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है और गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं का पैसा नेता लोग आपस में बांट लेते हैं। उसने तय किया था कि वह खुद जाकर इन सब की पोल खोलेगी। इसीलिए उसने पुराने फटे कपड़े पहने, चेहरे पर मिट्टी लगाई और एक गरीब महिला का रूप धारण किया। दिलेर यादव उसे देखकर नाक भाव सिकोड़ रहा था, जैसे कोई गंदी चीज उसके पास आ गई हो। किशन यादव ने अपने साथी से कानाकानी करते हुए कहा, ये औरत यहाँ क्यों बैठी है? इसे बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा? लेकिन रूपा बिल्कुल शांत बैठी रही। उसकी आंखें हर बात को गौर से सुन रही थीं और दिमाग में हर डिटेल को दर्ज कर रहा था। उसे पता था कि आज वह इन सब की असलियत देखने वाली है। दिलेर यादव ने अपना गला साफ करते हुए सभा की शुरुआत की। भाइयों, आज हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। सरकार से हमें नई योजनाओं के लिए काफी पैसा मिला है। उसकी आवाज में एक अजीब सा उत्साह था, जैसे वह कोई बड़ी खुशखबरी सुना रहा हो। किशन यादव ने तुरंत टोका, हाँ भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 50 लाख रुपए आए हैं। दिनेश यादव भी उत्साहित होकर बोला, और विधवा पेंशन योजना के लिए भी 25 लाख रुपए अलग से आए हैं। रूपा के कान खड़े हो गए। वह जानती थी कि ये आंकड़े गलत हैं। असल में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2 करोड़ रुपए आए थे और विधवा पेंशन के लिए 75 लाख रुपए। ये लोग जानबूझकर कम आंकड़े बता रहे थे ताकि बाकी पैसा वे आपस में बांट सकें। उसने मन ही मन नोट किया कि पहला सबूत मिल गया है। अब सवाल ये है कि इस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें। दिलेर यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ शैतानी झलक रही थी। किशन यादव ने झट से जवाब दिया, भाई, हमें पहले अपने खर्च निकालने होंगे ना। इतना काम करते हैं, कुछ तो हमारा हक बनता है। बाकी नेता भी हामी भरने लगे। दिनेश यादव ने हिसाब लगाते हुए कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के 50 लाख में से 30 लाख हमारे काम के लिए रख लेते हैं, बाकी 20 लाख से कुछ घर बनवा देंगे। रूपा के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वह चुप रही। उसे पता था कि अगर वह अभी कुछ कहेगी तो उसकी पहचान का भेद खुल जाएगा। उसने धैर्य रखा और सुनती रही कि ये लोग कैसे गरीबों का पैसा हड़पने की योजना बना रहे हैं। तभी दिलेर यादव की नजर रूपा पर पड़ी। उसने कड़ी आवाज में पूछा, ए औरत, तू यहाँ क्यों बैठी है? ये नेताओं की बैठक है, तेरा यहाँ क्या काम? रूपा ने डरी हुई आवाज में जवाब दिया, सर जी, मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर चाहिए था। सुना था यहाँ बैठक है तो आ गई। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि किसी को शक नहीं हुआ। किशन यादव ने हंसते हुए कहा, अरे घर चाहिए? पहले बता तेरे पास कितने पैसे हैं? घर मुफ्त में नहीं मिलता। रूपा ने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, लेकिन सर जी, टीवी में तो कहते हैं कि गरीबों को मुफ्त घर मिलता है। इस बात पर सारे नेता हंसने लगे। दिनेश यादव ने ताली बजाते हुए कहा, अरे भोली, टीवी की बातों पर मत जा, असल में सब कुछ पैसे से ही होता है। रूपा समझ गई कि ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दिलेर यादव ने अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए कहा, चलो इस औरत को भी सुना देते हैं कि असली खेल क्या है। वह रूपा की तरफ मुड़ा और बोला, देख बहन, सरकारी योजनाओं में घर पाना है तो पहले हमें 50,000 रुपए देने होंगे, फिर घर बनने में भी तुझे अलग से पैसे देने होंगे। रूपा ने आंखें फाड़कर पूछा, इतने पैसे कहाँ से लाऊं सर जी? मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करती हूँ। किशन यादव ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो फिर घर का सपना छोड़ दे या फिर किसी से कर्जा ले ले। दिनेश यादव ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ बहन, हमारा भी तो कुछ खर्चा है ना, ऑफिस जाना होता है, फाइलों पर काम करना होता है, सब में पैसा लगता है। रूपा के मन में आया कि अभी इन सब की धुलाई कर दे, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसे पता था कि अभी और सबूत इकट्ठे करने हैं। अच्छा सर जी, विधवा पेंशन के बारे में क्या कहेंगे? रूपा ने मासूमियत
अहमियत से पूछा। दिलेर यादव की आंखों में चालाकी की चमक आई। उसने कहा, विधवा पेंशन के लिए भी प्रोसेस है, पहले तू अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आ, फिर हमसे मिल। किशन यादव ने जोड़ा, और हाँ, डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी पैसे लगेंगे, फिर पेंशन शुरू करवाने के लिए अलग से फीस है। रूपा ने पूछा, कितनी फीस लगेगी सर जी? दिनेश यादव ने बिना शर्म के कहा, 20,000 रुपए तो चाहिए ही, तब जाकर तेरी पेंशन शुरू होगी। रूपा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये लोग इतनी बेशर्मी से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसने मन में ठान लिया कि आज इन सबको सबक सिखाना ही होगा, लेकिन अभी वक्त था थोड़ा और इंतजार करने का। इसी बीच दिलेर यादव के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और बात करने लगा। रूपा ने गौर से सुना कि वह किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहा है। हाँ भाई, सड़क का काम मिल जाएगा, लेकिन हमारा कमीशन 40% होगा, दिलेर यादव फोन में कह रहा था। और घटिया मटेरियल इस्तेमाल करना किसी को पता नहीं चलेगा। ये सुनकर रूपा का खून खौल उठा। ये लोग न केवल गरीबों का पैसा हड़प रहे थे, बल्कि सड़कों की गुणवत्ता भी बिगाड़ रहे थे। उसने मन में एक और आरोप दर्ज कर लिया। किशन यादव ने दिलेर यादव का फोन खत्म होने का इंतजार करके कहा, भाई स्कूल की बिल्डिंग वाला काम भी है ना, उसमें भी अच्छा पैसा है। दिनेश यादव ने उत्साह से कहा, हाँ यार, बच्चों के लिए जो पैसा आता है उसमें से भी हमारा हिस्सा निकालना होगा। रूपा को लगा जैसे उसके सब्र का बांध टूटने वाला है। सर जी, एक बात पूछूं? रूपा ने धीमी आवाज में कहा। सभी नेताओं की नजर उस पर टिक गई। बोल, क्या पूछना है? दिलेर यादव ने कहा। रूपा ने पूछा, क्या सरकारी योजनाओं में पैसे लेना सही है? मैंने सुना है कि यह गलत है। इस सवाल पर सारे नेता जोरदार हंसी में फूट पड़े। किशन यादव ने पेट पकड़कर हंसते हुए कहा, अरे भोली औरत, तू नहीं जानती कि राजनीति कैसे चलती है। यहाँ सब कुछ पैसे से ही होता है। दिनेश यादव ने भी हंसते हुए कहा, देख बहन, हम लोग काम करते हैं तो हमारी मेहनत का पैसा भी तो चाहिए। किशन यादव ने बताया, भाई पैसे का बंटवारा हो रहा है, आपका भी हिस्सा है। सुनील ने खुशी से कहा, वाह, तो फिर तो ये दिन बहुत अच्छा है। उसकी नजर रूपा पर पड़ी तो वह पूछने लगा, ये कौन है यहाँ? दिनेश यादव ने लापरवाही से कहा, कोई गरीब औरत है, घर मांग रही है। सुनील ने रूपा को घूरते हुए कहा, इसे यहाँ से निकालो, हमारी बात सुन लेगी तो मुसीबत हो सकती है। लेकिन दिलेर यादव ने हंसकर कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये अनपढ़ लगती है, समझेगी भी नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। रूपा को इस बात पर और भी गुस्सा आया। ये लोग न केवल भ्रष्ट थे, बल्कि गरीबों को अनपढ़ और बेवकूफ भी समझते थे। उसने सोचा कि अब बहुत हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को काबू में रखा। अभी थोड़ा और सबूत चाहिए था। सुनील ने बैठते हुए पूछा, तो भाई इस बार कितना मिला है? दिलेर यादव ने कहा, काफी अच्छा कलेक्शन है। प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन, सड़क निर्माण और स्कूल का काम मिलाकर लगभग 5 करोड़ रुपए का खेल है। किशन यादव ने जोड़ा, और इसमें से 3 करोड़ हमारे हिस्से में आएगा। दिनेश यादव ने खुशी से कहा, इससे हमारे सभी के घर चल जाएंगे। रूपा ने मन में हिसाब लगाया कि ये लोग कम से कम 3 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी रकम थी जो गरीबों के विकास के लिए आई थी। भाइयों, अब यह तय करना है कि यह पैसा कैसे बांटा जाए, सुनील ने कहा। दिलेर यादव ने सोचते हुए कहा, सबसे पहले हमें अपना अपना हिस्सा निकालना होगा, फिर पुलिस वालों को खुश करना होगा। किशन यादव ने कहा, हाँ यार, पुलिस इंस्पेक्टर को 10 लाख देना होगा, तभी वह चुप रहेगा। दिनेश यादव ने भी कहा, और तहसीलदार साहब को भी 5 लाख चाहिए होंगे। सुनील ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रहे हो, बिना इनको खुश किए काम नहीं चलेगा। रूपा को यह सुनकर और भी गुस्सा आया। ये लोग सरकारी अधिकारियों को भी घूस दे रहे थे। उसने मन में ठान लिया कि इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, लेकिन अभी उसे और धैर्य रखना था। इसी दौरान दिलेर यादव ने अपना मोबाइल निकाला और किसी को फोन करने लगा। हेलो सर जी, काम हो गया है, आपका पैसा तैयार है, वह फोन में कह रहा था। हाँ सर, 15 लाख रुपए आपके लिए अलग से रखे हैं। रूपा ने गौर से सुना। ये शायद किसी बड़े अधिकारी से बात हो रही थी। फोन काटने के बाद किशन यादव ने पूछा, कौन था भाई? दिलेर यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, बीडीओ साहब थे, उनका हिस्सा मांग रहे थे। दिनेश यादव ने हैरानी से पूछा, बीडीओ को भी देना पड़ता है? सुनील ने हंसकर कहा, अरे यार, ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है, ऊपर से नीचे तक सबको अपना हिस्सा चाहिए। रूपा के मन में एक और नाम जुड़ गया, बीडीओ। अब वह जानती थी कि भ्रष्टाचार का जाल कितना बड़ा है। अच्छा भाइयों, एक बात और है, दिलेर यादव ने गंभीर होकर कहा, इस बार कुछ लोगों ने शिकायत की है, कह रहे हैं कि डीएम मैडम को पता चल गया है। ये सुनकर सभी नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। किशन यादव ने घबराकर पूछा, तो क्या करना होगा? दिनेश यादव भी परेशान होकर बोला, कहीं हमारी पोल न खुल जाए। सुनील ने आश्वासन देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, डीएम मैडम भी इंसान है, उनको भी खुश किया जा सकता है। दिलेर यादव ने कहा, हाँ यार, 50 लाख रुपए उनके लिए अलग से रख देते हैं, फिर देखते हैं वह क्या करती हैं। रूपा के अंदर आग लग गई। ये लोग उसे भी घूस देने की बात कर रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन डीएम मैडम को पैसे कैसे दिए जाएंगे? किशन यादव ने सवाल उठाया। दिनेश यादव ने सुझाव दिया, उनके पीए को दे देते हैं, वह आगे पहुंचा देगा। सुनील ने सिर हिलाते हुए कहा, यह अच्छा आइडिया है, पीए के जरिए काम बन सकता है। दिलेर यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर फिर भी काम नहीं बना तो हमारे ऊपर भी तो लोग हैं, एमएलए साहब से बात कर लेंगे। रूपा को समझ आ गया कि यह भ्रष्टाचार का जाल कितना व्यापक है, सभी स्तरों के लोग इसमें शामिल थे। उसने मन में सोचा कि अब बहुत हो गया, लेकिन फिर से धैर्य रखा। उसे लगा कि अभी कुछ और सुनना चाहिए। तभी रूपा ने एक सवाल पूछा, सर जी, अगर कोई गरीब आदमी शिकायत करे तो क्या होगा? सभी नेता एक साथ हंसने लगे। दिलेर यादव ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भोली,
गरीब आदमी की शिकायत कौन सुनता है, वह तो हमसे डरते हैं, किशन यादव ने जोड़ा। और अगर कोई शिकायत करने की हिम्मत करे तो उसे ठीक कर देते हैं। दिनेश यादव ने धमकी भरे अंदाज में कहा, हाँ बहन, यहाँ हमारा राज चलता है, पुलिस से लेकर कोर्ट तक सब हमारे साथ हैं। सुनील ने घमंड से कहा, इसीलिए तो हम इतने सालों से ये धंधा चला रहे हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रूपा के मन में आया कि अभी इन सबको दिखा दे कि डीएम मैडम कितनी ताकतवर हैं, लेकिन उसने अपना आपा बनाए रखा। सर जी, एक और बात पूछूं? रूपा ने फिर से मासूमियत से कहा। दिलेर यादव ने कहा, हाँ बोल, क्या पूछना है? रूपा ने कहा, क्या सरकार को पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ जा रहा है? इस सवाल पर सभी नेता फिर से हंसने लगे। किशन यादव ने कहा, अरे पगली, सरकार में भी हमारे लोग हैं, फाइलों में सब कुछ सही दिखाया जाता है। दिनेश यादव ने समझाते हुए कहा, देख बहन, कागज पर तो सब कुछ सही लिखा होता है, 100 घर बनाने के लिए पैसा आया है तो कागज पर 100 घर दिखा देंगे। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, बस फोटो खींचकर भेज देंगे, कौन आकर गिनती करेगा? दिलेर यादव ने घमंड से कहा, और अगर कोई आकर चेक भी करे तो हम उसे भी अपने साथ मिला लेते हैं। रूपा को पूरा सिस्टम समझ आ गया था। इसी बीच दिलेर यादव के सामने एक रजिस्टर आया। उसने उसे खोलकर देखा और कहा, चलो भाइयों, इस साल के हिसाब किताब भी देख लेते हैं। किशन यादव ने उत्सुकता से पूछा, कितना कमाया इस साल? दिलेर यादव ने पन्ने पलटते हुए कहा, अब तक 2 करोड़ रुपए हो गए हैं और अभी तो साल के 6 महीने बाकी हैं। दिनेश यादव ने खुशी से कहा, वाह भाई, तो इस साल तो 4 करोड़ तक पहुँच जाएगा। सुनील ने ताली बजाते हुए कहा, ये तो बहुत बढ़िया है, हमारे सभी के घर का इंतजाम हो जाएगा। रूपा सुन रही थी कि ये लोग सालों से करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। उसे अंदाजा लगा कि अब तक कितना नुकसान हो चुका होगा। उसका धैर्य अब खत्म होने को था। अरे भाइयों, एक और बात है, दिलेर यादव ने गंभीर होकर कहा, मुझे लगता है कि इस औरत को यहाँ से जाना चाहिए, हमारी बहुत सारी बातें सुन गई हैं। किशन यादव ने चिंता जताते हुए कहा, हाँ यार, कहीं ये बाहर जाकर कुछ बोल न दे। दिनेश यादव ने कहा, अरे घबराने की कोई बात नहीं, ये तो अनपढ़ लगती है, समझी भी होगी तो कुछ नहीं कर सकती। सुनील ने कहा, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। दिलेर यादव ने रूपा की तरफ देखकर कहा, सुन बहन, तू यहाँ से चली जा, तेरा काम नहीं बनेगा। लेकिन रूपा ने मासूमियत से कहा, सर जी, अभी तो आपने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं, मुझे सच में घर चाहिए। इस जवाब से सभी नेता परेशान हो गए। दिलेर यादव ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना कि चली जा यहाँ से, तेरे पास पैसे हैं तो बात कर, नहीं तो भाग यहाँ से। रूपा ने डरी हुई आवाज में कहा, सर जी, मैं कहीं और जाऊंगी तो भी तो पैसे मांगेंगे ना, कम से कम बताइए कि सही दाम क्या है। किशन यादव ने चिल्ला कर कहा, 1 लाख रुपए दे दे तो घर मिल जाएगा, नहीं तो भूल जा। दिनेश यादव ने भी गुस्से में कहा, और अगर पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों आई है? सुनील ने धमकी देते हुए कहा, अगर यहाँ की बातों को बाहर ले गई तो अच्छा नहीं होगा। रूपा ने मन में सोचा कि अब सही वक्त आ गया है, इन सबको सच दिखाने का समय हो गया है, लेकिन उसने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। सर जी, अगर मैं 1 लाख रुपए दे दूं तो पक्का घर मिल जाएगा ना? रूपा ने पूछा। दिलेर यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन पहले पैसे लाकर दिखा। किशन यादव ने कहा, और हाँ, पैसे कैश में चाहिए, चेक वेक नहीं चलेगा। दिनेश यादव ने भी कहा, कैश में देगी तो कल से ही तेरे घर का काम शुरू हो जाएगा। सुनील ने हंसकर कहा, देख बहन, हम तो बहुत भले लोग हैं, तेरी मदद करना चाहते हैं। रूपा को लगा कि अब बहुत हो गया, ये लोग सरेआम घूस मांग रहे थे और उसे गरीब समझकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसने तय कर लिया कि अब अपनी असली पहचान बताने का वक्त आ गया है। रूपा ने धीरे धीरे खड़े होते हुए कहा, जी हाँ सर जी, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। उसकी आवाज में अब पहले जैसी डर नहीं था। दिलेर यादव ने खुशी से कहा, अरे वाह, तो फिर तो बात बन गई। किशन यादव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब तो ये समझदार लग रही है। दिनेश यादव ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि हम भले लोग हैं। सुनील ने भी खुशी जताई, चलो एक और ग्राहक मिल गया। लेकिन रूपा के चेहरे पर अब एक अलग ही भाव था। उसने अपने बैग से अपना आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। सभी नेताओं की नजर उस कार्ड पर गई और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कार्ड पर साफ लिखा था, रूपा तिवारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मेज पर डीएम का आईडी कार्ड देखकर सभी नेताओं के होश उड़ गए। दिलेर यादव का मुंह खुला का खुला रह गया। किशन यादव की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिनेश यादव के हाथों से पानी का गिलास छूटकर गिर गया और सुनील के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। 1 मिनट तक पूरे हॉल में सन्नाटा छाया रहा। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रूपा ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, जी हाँ, मैं डीएम रूपा तिवारी हूँ और आप सभी लोगों की बातें मैंने बहुत गौर से सुनी है। दिलेर यादव की हकलाती आवाज निकली, मैं मैडम जी, हम तो। लेकिन रूपा ने उसे बीच में ही रोक दिया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सभी ने जो भी कहा है वह सब मेरे सामने कहा है। किशन यादव के हाथ पैर कांपने लगे और वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम जी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। रूपा ने गंभीर आवाज में कहा, गलती? आप लोग सालों से करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गलती हो गई। दिनेश यादव घुटनों के बल बैठते हुए रोने लगा, मैडम जी हमारे बच्चे हैं, हमें माफ कर दीजिए। सुनील भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मैडम जी हमसे भूल हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन रूपा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उसने कहा, आप लोगों ने गरीबों का पैसा हड़पा है, सरकारी अधिकारियों को घूस देने की बात की है और सबसे बुरी बात यह है कि आपने मुझे भी घूस देने की बात कही है। दिलेर यादव के होंठ सूख गए और वह कांपती आवाज में बोला, मैडम जी वह तो हमने मजाक में कहा था। रूपा ने तीखी नजरों से देखते हुए कहा, मजाक? 3 करोड़ रुपए का घोटाला मजाक है? अब आप सभी को मेरे साथ चलना होगा, रूपा ने खड़ी आवाज में कहा। किशन यादव रोते हुए बोला, मैडम जी कहीं भी
भी चलेंगे, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दिनेश यादव भी रोते हुए कहने लगा, मैडम जी हमारी गलती है, लेकिन हमारे परिवार का क्या होगा? सुनील ने हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, मैडम जी जो कुछ भी आपको चाहिए हम दे देंगे, लेकिन हमें छोड़ दीजिए। दिलेर यादव भी घिघियाते हुए बोला, मैडम जी हम आपके सामने कसम खाते हैं कि आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन रूपा ने सख्ती से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, आप लोगों ने जो किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। हेलो, यहाँ डीएम रूपा तिवारी बोल रही हूँ, पंचायत भवन में तुरंत टीम भेजिए। फोन की आवाज सुनकर सभी नेता और भी घबरा गए। दिलेर यादव ने रोते हुए कहा, मैडम जी पुलिस को मत बुलाइए, हम जो चाहें वो करेंगे। किशन यादव फर्श पर लेटकर रोने लगा, मैडम जी हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दिनेश यादव के आंसू नहीं रुक रहे थे। मैडम जी हमारे बच्चे स्कूल में हैं, उनका क्या होगा? सुनील भी पैरों में गिरने की कोशिश कर रहा था। मैडम जी एक बार माफ कर दीजिए, हम सारा पैसा वापस कर देंगे। लेकिन रूपा ने कहा, सारा पैसा वापस करने से भी काम नहीं चलेगा, आप लोगों ने कानून तोड़ा है और इसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। पुलिस की टीम आ चुकी थी। सभी नेताओं के चेहरे पर मौत का साया छा गया। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश शर्मा अपनी टीम के साथ हॉल में दाखिल हुआ। रूपा को देखकर उसने सलाम किया। मैडम जी आदेश दीजिए। रूपा ने कहा, इन सभी को गिरफ्तार करिए, इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने सिपाहियों को इशारा किया। दिलेर यादव ने पुलिस इंस्पेक्टर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, राजेश जी आप तो हमारे दोस्त हैं, हमें बचाइए। लेकिन इंस्पेक्टर ने कड़ी आवाज में कहा, अब कोई दोस्ती शत्रुता नहीं, डीएम मैडम का आदेश है। किशन यादव भी इंस्पेक्टर के पैर पकड़ने की कोशिश करने लगा। राजेश जी हमने आपको भी पैसे दिए हैं, अब हमारा साथ दीजिए। यह सुनकर रूपा की आंखें तेज हो गईं। उसने इंस्पेक्टर से पूछा, राजेश जी ये क्या कह रहा है? इंस्पेक्टर के चेहरे पर पसीना आ गया। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा की स्थिति भी नाजुक हो गई थी। रूपा ने उससे सीधा सवाल किया, राजेश जी क्या ये सच है कि आपने इनसे पैसे लिए हैं? इंस्पेक्टर की आवाज कांपने लगी। मैडम जी वो दरअसल, लेकिन वह पूरी बात नहीं कह पाया। दिनेश यादव ने रोते हुए कहा, मैडम जी हमने राजेश जी को हर महीने 25,000 रुपए दिए हैं। सुनील ने भी कहा, हाँ मैडम जी पिछले साल से ही यह व्यवस्था चल रही है। रूपा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने इंस्पेक्टर से कहा, राजेश जी आप भी इसी केस में शामिल हैं, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम जी माफ करिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन रूपा ने सख्ती से कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, पहले इन सभी को गिरफ्तार करिए। दिलेर यादव फिर से चिल्लाया, मैडम जी हमारे ऊपर भी तो लोग हैं, एमएलए साहब से बात कर लीजिए। एमएलए साहब? रूपा ने हैरानी से पूछा, वो भी इसमें शामिल है? किशन यादव ने डरते हुए कहा, मैडम जी हमें उनकी तरफ से प्रोटेक्शन मिलता है। दिनेश यादव ने भी कहा, हाँ मैडम जी हर महीने उनके लिए भी पैसे भेजते हैं। सुनील ने रोते हुए कहा, मैडम जी एमएलए साहब को हर महीने 2 लाख रुपए देते हैं। रूपा को समझ आ गया कि यह भ्रष्टाचार का जाल कितना बड़ा है। उसने मन में तय कर लिया कि सभी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ठीक है, एमएलए साहब के खिलाफ भी जांच होगी, रूपा ने कहा। दिलेर यादव ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मैडम जी आप जानती हैं कि हमारे बहुत बड़े कनेक्शन हैं, आपको भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन रूपा ने हंसते हुए कहा, मुझे डर नहीं लगता, मैं अपना काम करूंगी। पुलिस की टीम ने सभी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। दिलेर यादव, किशन यादव, दिनेश यादव और सुनील को हथकड़ी लगाई गई। सभी रो रहे थे और माफी मांग रहे थे। रूपा ने इंस्पेक्टर से कहा, इनके घरों की तलाशी भी लेनी होगी, जो भी नकदी मिले उसे जब्त करना होगा। इंस्पेक्टर ने कहा, जी मैडम तुरंत व्यवस्था करता हूँ। दिलेर यादव ने आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा, मैडम जी हमारे घर में बूढ़े माता पिता हैं, उनका क्या होगा? रूपा ने कहा, आपको यह पहले सोचना चाहिए था। किशन यादव रोते हुए बोला, मैडम जी हमारी छोटी बेटी की शादी है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन रूपा का दिल नहीं पिघला। उसने कहा, कानून सबके लिए एक समान है। दिनेश यादव और सुनील भी रोते रहे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जैसे ही सभी नेताओं को गाड़ियों में बिठाया जा रहा था, दिलेर यादव ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, मैडम जी यह गलत है, हमने सिर्फ वही किया है जो सभी करते हैं। रूपा ने जवाब दिया, और इसीलिए तो यह सिस्टम खराब है, कोई तो इसे सुधारना होगा। किशन यादव ने गाड़ी से चिल्लाकर कहा, मैडम जी आप देख लेंगे, हमारे ऊपर वाले आपको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रूपा निर्भीक खड़ी रही। दिनेश यादव आखिरी बार रोया, मैडम जी हमारी गलती माफ कर दीजिए। सुनील ने भी कहा, मैडम जी हम अच्छे लोग बन जाएंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस की गाड़ियां सभी आरोपियों को लेकर चली गईं। रूपा अकेली खड़ी होकर सोच रही थी कि आज एक बड़ा काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अगले दिन सुबह यह खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। डीएम मैडम ने छद्मवेश में पंचायत नेताओं का भंडाफोड़ किया। अखबारों में बड़ी हेडलाइन छपी। टीवी चैनलों पर भी यह न्यूज चल रही थी। लोग रूपा तिवारी की तारीफ कर रहे थे। बाजार में, गलियों में, चाय की दुकानों पर हर जगह इसी की चर्चा हो रही थी। वाह डीएम मैडम ने कमाल कर दिया, एक दुकानदार कह रहा था। इतने सालों से ये नेता हमारा पैसा खा रहे थे, एक किसान कह रहा था। अब जाकर किसी ईमानदार अफसर को देखा है, एक महिला कह रही थी। लेकिन कुछ लोग चिंता भी जता रहे थे। अब इन नेताओं के साथ ही डीएम मैडम से बदला लेने की कोशिश करेंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा था। रूपा को इन सब बातों का पता था, लेकिन वह डरने वाली नहीं थी। इसी बीच रूपा के ऑफिस में कई फोन आने शुरू हुए। एमएलए का फोन आया जिसमें उसने कहा, मैडम जी
आपने बहुत गलत किया है, मेरे लोगों को क्यों गिरफ्तार किया? रूपा ने साफ जवाब दिया, क्योंकि वे गलत काम कर रहे थे। एमएलए ने धमकी देते हुए कहा, मैडम जी आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं आपका ट्रांसफर करवा दूंगा। रूपा ने हंसकर कहा, जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं अपना काम करती रहूंगी। इसके बाद एमपी का भी फोन आया, उसने भी दबाव डालने की कोशिश की, बेटी आपने जल्दबाजी में काम किया है, इन लोगों को छुड़वा दीजिए। लेकिन रूपा ने उनसे भी कहा, सर जी कानून के सामने सब बराबर हैं। कुछ बड़े व्यापारियों के भी फोन आए जो इन नेताओं के साथ मिलकर काम करते थे। सभी ने दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन रूपा टस से मस नहीं हुई। 2 दिन बाद रूपा को कलेक्टोरेट के बाहर एक बड़ी भीड़ दिखी। जब वह गाड़ी से उतरी तो देखा कि सैकड़ों लोग तालियां बजा रहे हैं, डीएम मैडम जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लोगों के हाथों में फूलों की मालाएं थीं। एक बुजुर्ग किसान ने आगे बढ़कर कहा, मैडम जी आपने हमारा बहुत भला किया है, ये नेता सालों से हमारा पैसा खा रहे थे। एक महिला ने कहा, मैडम जी हमें विधवा पेंशन नहीं मिल रही थी, अब उम्मीद है कि मिलेगी। कई युवकों ने कहा, मैडम जी आप हमारी प्रेरणा हैं। एक स्कूली बच्चे ने कहा, मैडम जी हम भी आपकी तरह ईमानदार बनेंगे। रूपा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसका काम सार्थक हुआ है। लोगों का यह प्यार और सम्मान किसी भी धमकी से बड़ा था। लेकिन रूपा जानती थी कि अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उसे पता था कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। सिर्फ कुछ नेताओं को गिरफ्तार करने से सिस्टम नहीं बदलेगा। उसने अपने कार्यालय में एक मीटिंग बुलाई, सभी विभागों के अधिकारियों को आने को कहा। मीटिंग में उसने साफ कहा, अब से कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुछ अधिकारी घबरा गए क्योंकि वे भी इस सिस्टम का हिस्सा थे। रूपा ने कहा, मैं सभी को एक मौका दे रही हूँ, जो अपनी गलतियां मान लेगा और आगे से सुधार का वादा करेगा उसके साथ नरमी बरती जाएगी। कुछ अधिकारियों ने हिम्मत करके अपनी गलतियां मानी। रूपा ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। इसके बाद रूपा ने एक नई व्यवस्था शुरू की। उसने तय किया कि हर सरकारी योजना की जांच वह खुद करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी घर बनने थे वह एक एक की जांच करने गई। जहां जहां काम नहीं हुआ था या घटिया काम हुआ था वहां तुरंत सुधार का आदेश दिया। विधवा पेंशन की भी जांच की गई। पता चला कि कई हकदार महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही थी। रूपा ने तुरंत व्यवस्था की कि सभी हकदार लोगों को पेंशन मिले। सड़क निर्माण के काम की भी जांच हुई। जहां घटिया काम हुआ था वहां ठेकेदारों से दोबारा काम करवाया गया। स्कूलों की हालत देखकर रूपा का दिल दुखा। कई स्कूलों में बेसिक सुविधाएं तक नहीं थी। उसने तुरंत सभी स्कूलों की मरम्मत और सुधार का आदेश दिया। 1 महीने बाद जिले की तस्वीर बदलने लगी थी। जो काम सालों से रुके हुए थे वे तेजी से पूरे होने लगे। गरीबों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना शुरू हुआ। भ्रष्टाचार में काफी कमी आई। लोग रूपा तिवारी को देवी की तरह मानने लगे। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, रूपा पर दबाव भी बढ़ता गया। उसे अलग अलग तरीकों से डराने की कोशिश की गई। कभी उसकी गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए गए, कभी उसके घर के बाहर गंदगी फेंकी गई। एक दिन तो उसे अनाम पत्र भी मिला जिसमें जान से मारने की धमकी थी। लेकिन रूपा बिल्कुल नहीं डरी। उसने अपनी सुरक्षा बढ़वा ली और अपना काम जारी रखा। उसे पता था कि ये सब डराने की तरकीबें हैं। 2 महीने बाद एक और बड़ी खबर आई। गिरफ्तार किए गए नेताओं के घरों से करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई। दिलेर यादव के घर से 50 लाख रुपए नकद मिले। किशन यादव के घर से सोने के गहने मिले जिनकी कीमत लाखों में थी। दिनेश यादव और सुनील के घरों से भी काफी नकदी और कीमती सामान मिला। ये सब संपत्ति सरकारी खजाने में जमा की गई। जांच में यह भी पता चला कि ये नेता फर्जी कंपनियों के जरिए पैसे की हेराफेरी कर रहे थे। उनके कई बैंक अकाउंट्स भी सील कर दिए गए। एमएलए के खिलाफ भी जांच शुरू हुई जब उसके घर से भी संदिग्ध लेन देन के सबूत मिले। पूरे राज्य में इस केस की चर्चा होने लगी। रूपा तिवारी का नाम ईमानदार अधिकारियों की सूची में सबसे ऊपर आ गया। 6 महीने बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। रूपा ने खुद गवाही दी। उसने बताया कि कैसे उसने छद्म वेश धारण करके इन नेताओं की पोल खोली थी। उसकी गवाही सुनकर जज भी हैरान रह गया। यह बहुत ही अनोखा तरीका है भ्रष्टाचार को पकड़ने का, जज ने कहा। दिलेर यादव, किशन यादव, दिनेश यादव और सुनील के वकीलों ने कहा कि यह एक साजिश है, लेकिन रूपा के पास ठोस सबूत थे। उसने रिकॉर्डिंग भी करवाई थी जो कोर्ट में पेश की गई। सभी आरोपियों के अपराध साबित हो गए। कोर्ट ने उन्हें 5-5 साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। एमएलए को भी 3 साल की सजा हुई। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश शर्मा को नौकरी से निकाल दिया गया। यह न्याय देखकर पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। आज 2 साल बाद उस जिले की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भ्रष्टाचार काफी कम हो गया है। सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंच रहा है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सब में सुधार हुआ है। गरीब लोगों को न्याय मिल रहा है। रूपा तिवारी को प्रमोशन मिला और वह अब कमिश्नर बन गई है। लेकिन उन्होंने अपना काम करने का तरीका नहीं बदला है। वह आज भी अपने क्षेत्र में छद्म वेश में जाकर भ्रष्टाचार की जांच करती रहती है। उनकी इस तकनीक को अब दूसरे जिलों में भी अपनाया जा रहा है। कई आईएएस अधिकारी उनसे प्रेरणा लेकर इसी तरह का काम कर रहे हैं। रूपा तिवारी की कहानी आज हर सरकारी अधिकारी के लिए एक मिसाल बन गई है कि अगर हिम्मत हो तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सकता है।